पहले समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना। देखिए ये क्या है, मैं लिखता हूं ऊपर, स्टोर रूम। तो स्टोर रूम क्या है? एक कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। अच्छा, इस स्टोर रूम में क्या किया जाता है? इस स्टोर रूम में मटेरियल होल्ड किया जाता है। क्या रखते हैं इस स्टोर रूम में? रॉ मटेरियल। ये भी लिख देता हूं मैं। यहां पर रखा होता है रॉ मटेरियल। फिर ये सेकंड डिपार्टमेंट, ये क्या है? ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री, फैक्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें क्या चलता है? इसमें प्रोडक्शन चलती है। प्रोडक्शन चलती है तो हम इसे नाम दे सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जहां पर वर्कर हैं, मशीनें हैं और प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। ठीक है। फिर ये है लास्ट में वेयर हाउस, मैं इसे गोडाउन कह सकता हूं। यहां पर क्या रखा हुआ है? यहां पर जो भी प्रोडक्शन कंप्लीट होती जाती है उसे रखते जाते हैं, यानी फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स। अब आप समझो जरा बात को, यहां पर मटेरियल रखा रहता है, यहां पर प्रोडक्शन चलती रहती है जहां पर वर्कर और मशीनें प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, और यहां पर फिनिश्ड गुड्स रखा हुआ है, कंप्लीटेड यूनिट्स। सोचिए जरा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, मटेरियल खरीदा जाएगा, मटेरियल परचेज किया जाएगा। मटेरियल परचेज करेंगे किससे? सप्लायर से। जरा ध्यान दो, ये मटेरियल, परचेज करते हैं। मटेरियल परचेज किया, क्या मटेरियल परचेज किया तो यहां पर हमने स्टोर रूम में रख दिया है मटेरियल। क्या ये मटेरियल स्टोर रूम में रखने के लिए परचेज करते हैं हम? नहीं सर, स्टोर रूम में रखने के लिए थोड़ी ना परचेज करते हैं, ये तो प्रोडक्शन में कंज्यूम करना है। और प्रोडक्शन कहां पर चल रही है? फैक्ट्री में। तो पहले तो मुझे यह निकालना पड़ेगा कि जिस पीरियड की मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, जिस पीरियड की मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं, उस पीरियड में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ प्रोडक्शन में। और कंज्यूम कितना हुआ? कंज्यूम मटेरियल वो होगा जो स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री को इश्यू किया गया। अब वो इश्यू कितना किया गया है, वो कंज्यूम कितना हुआ है, सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि ये कंजम्पशन निकाली जाए। अब आप समझें, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कुछ मटेरियल तो ऐसा होगा जो यहां पर पहले से रखा होगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ मटेरियल तो ऐसा होगा जो यहां पर पहले से ही रखा था, ओपनिंग। फिर कुछ मटेरियल वो जो हमने परचेज कर लिया, तो ये इतना टोटल मटेरियल हुआ। इतना पहले से रखा था, इतना हमने खरीदा, लेकिन एंड पे क्लोजिंग स्टॉक काफी कम बचा हुआ है। तो एंड पे जो बचा हुआ है वो ये है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से प्लीज, ये मटेरियल पहले से रखा था, ये इतना और खरीद लिया, और एंड पे अगर सिर्फ इतना बचा है तो बाकी मटेरियल गया कहां?
ये आ गई हमारी कंजम्पशन जो हमने यहां से यहां पर इशू किया होगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी जो हमने स्टोर रूम से फैक्ट्री को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया है, ये कैसे निकाला? आप प्रैक्टिकल सोचें, कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा कुछ मटेरियल स्टोर रूम में पहले से रखा हुआ था, कुछ हमने और खरीद लिया, किससे? सप्लायर से। तो टोटल मटेरियल हो गया, पहले से भी कुछ था, कुछ और खरीद लिया। लेकिन इस पीरियड के एंड पे हमारे पास जो बचा हुआ है वो माइनस कर दें, तो बाकी मटेरियल गया कहां? अगर सिर्फ इतना ही बचा है, अगर सिर्फ ये ही बचा है, तो बाकी गया कहां? सर वो बैलेंसिंग फिगर फिर प्रोडक्शन में इश्यू हो गई होगी यहां पर। समझ आ रही है बात? चलिए, ये मटेरियल यहां से ट्रांसफर होकर यहां पर आ गया। अब एक बात बताइए, जब वर्कर काम करते हैं, मान लीजिए आज वर्कर्स ने जिन यूनिट्स पर काम करना स्टार्ट किया, शाम को उनकी छुट्टी होते समय तक क्या जरूरी है जिन यूनिट्स पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था वो यूनिट कंप्लीट हो ही जाएंगी? आप सोचो, आज की क्लास में हमने यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर, कॉस्ट शीट का चैप्टर स्टार्ट किया। क्या जरूरी है आज की क्लास कंप्लीट होते होते ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा? नहीं, कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। सर आज इनकम्प्लीट रह जाएगा, कोई बात नहीं, क्लास हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में जब फिर से मिलेंगे फिर से इसे कंटिन्यू कर देंगे। सोचिए इसी तरह फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के बारे में, जिन यूनिट्स पर वो वर्कर काम कर रहा है, क्या शाम होते होते, उसकी छुट्टी होते हुए जरूरी है वो यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी? नहीं, आधी अधूरी भी रह सकती हैं। आधी अधूरी रह सकती है, कोई बात नहीं, छुट्टी करके घर जाएगा, नेक्स्ट डे वापस फैक्ट्री में आएगा, फिर से उन यूनिट्स पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बात ठीक है? और ऐसा सिर्फ आज नहीं, डेली बेसिस पर ही ऐसा होता है। डेली बेसिस पर ऐसा होता है कि वर्कर इवनिंग में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट यूनिट रह सकती हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में आके फिर उन यूनिट्स पर काम करेगा। और अगर मान लो आज इस पीरियड का, मान लो आज इस साल का लास्ट डे है, लास्ट डे कहा मैंने, और आज वर्कर जिन यूनिट्स पर काम कर रहा था, शाम होते हुए वो यूनिट कंप्लीट नहीं हो सकी, तो अब इन यूनिट्स पर बाकी का जो काम होगा वो कल होगा। लेकिन आज अगर इस साल का लास्ट डे है तो कल से तो सर नया साल स्टार्ट हो रहा है, और अगर कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है तो हम तो दोनों साल की अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं। और अगर अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं तो इन यूनिट्स को अब हम क्या कहें? इन यूनिट्स को आज साल जो कंप्लीट होने वाला है उसकी प्रोडक्शन माना जाए, या इन यूनिट्स को उस साल की प्रोडक्शन माना जाए जो कल से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट तो कल होंगी। अब आप समझिए, इन यूनिट्स को बुक्स में ना तो ये यूनिट मटेरियल ही रही। क्यों मटेरियल नहीं रही? क्योंकि वर्कर्स ने आज इन पर कुछ काम कर दिया है। ना ये यूनिट फिनिश्ड प्रोडक्ट ही बन पाई। क्यों? क्योंकि अभी भी इन यूनिट्स पर काम करना बाकी रह गया है। तो कुछ काम आज होगा, कुछ काम कल होगा। इन यूनिट्स को आज इवनिंग में बुक्स में किस नाम से दिखाया जाएगा? इन्हें कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप समझिए, आज अगर साल का लास्ट डे है, अंतिम दिन है, तो आज ये यूनिट्स को अपनी बुक्स में किस नाम से दिखाएंगे? ये यूनिट्स कहां पर हैं? ये यूनिट्स सिर्फ फैक्ट्री में अटक गई हैं, फैक्ट्री में ही रह गई हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट हो जाती तो वेयरहाउस में भेज दी जाती। कंप्लीट नहीं हुई हैं, आधी अधूरी फैक्ट्री में ही रह गई हैं। और फैक्ट्री को मैंने नाम दिया, इसमें क्या है? इसमें प्रोडक्शन चलती है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसे बुक्स में नाम दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान रहेगी बात, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और यही जिसे हम आज नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वही कल से स्टार्ट होने वाले ईयर के लिए कहलाएगा। जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनना। हमने कहा यह मटेरियल तो वो है जो इस बार आया, यह मटेरियल तो वो है जो इस बार आया और वर्कर इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे।
सोचिए जरा, कुछ यूनिट ऐसी भी तो होंगी जो ओपनिंग में पहले से पड़ी होंगी, जिसे हमने नाम दिया होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? जो लास्ट ईयर में कंप्लीट होने से रह गया है, और अगर लास्ट ईयर में कंप्लीट होने से रह गया है, इस साल में कंप्लीट होगा, तो मुझे पहले यह बताओ, वर्कर पहले कौन सी यूनिट कंप्लीट करेगा? वर्कर क्या यह कहेगा कि सर आज से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो आज से मैं पहले नई यूनिट पर काम करना स्टार्ट करता हूं? क्या ऐसा कहेगा? या वो ये कहेगा कि नहीं सर, जो मेरी कल यूनिट आधी अधूरी रह गई थी, जो पिछले साल में इनकम्प्लीट रह गई थी, पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे, बाद में नई यूनिट्स पर काम करना स्टार्ट करेंगे। आप प्रैक्टिकल सोचे और बताएं। पहले तो वो कंप्लीट होंगी ना जो लास्ट डे कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आप सोचकर बताओ, क्या मैं हर नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करा देता हूं? आज मेरा ये चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्लास के एंड पे कंप्लीट तो नहीं हो सकता आज, तो क्या मैं नेक्स्ट क्लास में आकर आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा कि नहीं आज हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे? नहीं, तब तक यही चैप्टर हम चलाते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। आज की क्लास के एंड पे मैं इसे नाम दे सकता हूं चैप्टर इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? यूनिट कॉस्टिंग। तो आप समझे मैंने क्या कहा, अगर आज नया साल है तो वर्कर जब आकर काम करना स्टार्ट करेगा तो पहले कौन सी यूनिट कंप्लीट करेगा जो कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इसलिए हम कहते हैं पहले तो उन यूनिट्स को कंप्लीट किया जाएगा जो ओपनिंग से आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, फिर नई यूनिट पर काम स्टार्ट होगा। और सबसे पहले जो यूनिट कंप्लीट होकर जाएंगी आगे बेचे जाने के लिए, वो ये वाली यूनिट्स होंगी। अच्छा, जैसे ये यूनिट ओपनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस थी, जब ये वाला साल एंड होगा तो यहां पर भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रह जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये यूनिट्स कौन सी होंगी? जो इस साल के एंड पे आधी अधूरी रह जाएंगी। और अगर इस साल के एंड पे आधी अधूरी रह गई हैं तो क्या इन्हें सेल करने के लिए आगे भेजा जा सकता है? जब सर यूनिट कंप्लीट ही नहीं हुई है तो फिर आगे कैसे भेजेंगे? इसलिए ध्यान से प्लीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं। और लेस किस लिए करते हैं? क्योंकि ये एंड पे इनकम्प्लीट यूनिट रह गई हैं, और जब इनकम्प्लीट रह गई हैं तो आगे गोडाउन में तो भेजी नहीं गई होंगी, क्योंकि गोडाउन में तो सिर्फ वो यूनिट, वेयर हाउस में तो सिर्फ वो यूनिट भेजी जाएंगी जो कंप्लीट हो गई हैं। इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो यूनिट आती हैं उन्हें हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं। यानी ये कौन सी यूनिट्स जाएंगी? जो कंप्लीट हो चुकी हैं। चलो अच्छा, जब ये कंप्लीट हो चुकी यूनिट्स यहां पर आ जाएंगी, सोचिए जरा, क्या सारी यूनिट जरूरी है इसी साल बिक जाएं जिस साल में कंप्लीट हुई हैं? नहीं सर, ये तो कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। तो जो बिक गई वो ठीक, जो नहीं बिकेंगी वो क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएंगी। इसे हम नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और आप सोचो, जब इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में एंड पर फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो हो सकता है। तो यानी ये तो वो यूनिट्स हैं जो इस बार कंप्लीट होकर आई हैं। कुछ यूनिट तो ऐसी भी होंगी जो ओपनिंग स्टॉक में पड़ी होंगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है कि नहीं? इसलिए हम इन्हें करते हैं ऐड, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो। सर जो इस बार बन के आया वो तो ठीक है, कुछ तो पहले से भी रखा था। अच्छा, पहले से भी कुछ रखा था, कुछ इस बार बनकर आ गया, तो मैं इसे नाम दे सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या नाम दिया मैंने? इस बार जो बनकर आई प्लस जो पहले से रखी हुई हैं, तो टोटल किस लिए रखी हैं? सेल किए जाने के लिए, सेल करने के लिए। तो मैं इसे नाम दे सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या सारी बिक जाएंगी? क्या नहीं, जो नहीं बिक पाएंगी उन्हें हम माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, इसे माइनस कर देंगे तो बाकी क्या आ गया? बाकी आ जाएगा जो यूनिट सेल हुई हैं। और जो यूनिट सेल हो रही हैं उसे हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उन यूनिट की कॉस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर सेल की जा रही है। देखिए,
कॉस्ट शीट बनाना तो स्टूडेंट सीख लेता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो याद कर लेता है, लेकिन उसे फॉर्मेट तो पता है, उसे यह तो पता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि इसका लॉजिक क्या है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस क्यों कर रहे हैं। मैं उसका लॉजिक समझाया है मैंने आपको, ये 3 डिपार्टमेंट बनाकर। मैंने क्या कहा पहले, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस क्यों करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया है यानी वो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है, तो कंज्यूम कितना हुआ है वो कंज्यूम निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस क्यों करते हैं, जो यूनिट कंप्लीट ही नहीं हुई है वो बेची कैसे जाएगी, वो आगे गोडाउन में भेजकर उसे करेंगे क्या, जो भी कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करके हम निकालते हैं कि इस बार यूनिट कंप्लीट कितनी हुई हैं जो फैक्ट्री से गोडाउन की तरफ मूव कर रही हैं। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस क्यों किया जाता है, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है यानी वो यूनिट्स हैं जो इस साल नहीं बिक सकी, अभी स्टॉक में ही है, तो वो यूनिट्स माइनस करने के बाद हमारा निकलता है कि इस बार यूनिट आखिर बिकी कितनी है।